नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक की इस सीरीज़ में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं दोस्तों। इसमें हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो आज हम देखेंगे 8th नंबर चैप्टर दोस्तों 7th क्लास की ज्योग्राफी में। जो आज का हमारा चैप्टर होगा मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हो, आज इसी चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, महत्वपूर्ण कंटेंट जो होता है उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूँ। और ये जो एनसीईआरटी बुक की सीरीज चला रही है, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो सी टेट या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज 7th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, जैसा कि सभी एनसीईआरटी बुक के सभी क्लासों में दी गई है। कुछ स्टोरी होती है इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे हम मेन कंटेंट पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर एक रेणुका नाम की बालिका है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसके साथ कुछ चर्चा परिचर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम वहाँ पर पढ़ते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। यानी कि उसके चाचा बाहर रहते थे, आज घर में थे, इसलिए रेणुका बहुत उत्साहित थी अपने चाचा के साथ बैठ करके। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी सी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं जहां वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से रेणुका की रुचि जो है वो वन्य जीवों के प्रति रहती है, और वहां की तस्वीरें, वहां पर जो उनके चाचा श्रीकांत जी द्वारा फोटोग्राफर किया गया था, फोटो खींचा गया था, वो कितनी अच्छी लग रही है रेणुका को। यानी कि रेणुका जो है वन्य जीवों में या पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ अच्छा करना चाहती है। कुछ ऐसा विचार निकल करके आ रहा है। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वाले। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कहानी है, उस कहानी से जो भी जानकारी निकलती है, उस संपूर्ण जानकारी वनों से संबंधित है, वनों में रहने वाले लोगों से है, वनों में रहने वाले जीव जंतु से है। यही जानकारी हमें इस इंट्रोडक्शन पार्ट से निकल कर आता है, जो रेणुका और उनके चाचा द्वारा चर्चा की जा रही है। और वहाँ का रहन सहन कैसा है, उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, उनका रहन सहन हमारे रहन सहन से कितना अलग है, कितना मिलता जुलता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अभी हमने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेन कंटेंट जो है, यहाँ पर मेन कंटेंट में दिया गया है अमेजन बेसिन में जीवन। तो हम सबसे पहले दोस्तों देखेंगे अमेजन नदी के बारे में, अमेजन बेसिन के बारे में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों वर्षा वन के बारे में, क्योंकि अमेजन नदी के आसपास अमेजन बेसिन जो है दोस्तों, वहाँ पर वर्षा बहुत होती है, क्योंकि वहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो भी एक बहुत बड़ा बेसिन है दोस्तों, क्योंकि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम इस यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, ये भारत में निर्मित बुक है, तो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम अमेजन बेसिन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेजन बेसिन बहुत बड़ी बेसिन है, अमेजन नदी बहुत बड़ी नदी है, तो साथ ही साथ हम भारत में इन 2 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में और इनके इस नदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों अमेजन बेसिन में जीवन से। अमेजन बेसिन के बारे में यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। तो देखो दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले मानचित्र देखो, तो हम भी आपको मानचित्र दिखाते हैं सबसे पहले।
आप ये देखो, ये है दक्षिण अमेरिका का मैप। ये आपको दक्षिण अमेरिका दिख रहा है दोस्तों, और दक्षिण अमेरिका में ये जो सबसे बड़ा क्षेत्र दिख रहा है दोस्तों, जहाँ पर ये नदियों का एक जाल दिख रहा है, ये जाल वाला क्षेत्र जो है दोस्तों, वहाँ का ब्राज़ील शहर है। ब्राज़ील जो बहुत बड़े क्षेत्रफलों में आता है दोस्तों, वही ब्राज़ील है ये दक्षिण अमेरिका का। ऊपर आप वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, और यहाँ पर आप देखें दोस्तों युआना, सूरीनाम, अन्य देशों को आप देख रहे हो। लेकिन अमेजन नदी का अगर की बात करें, जो अमेजन नदी सबसे ज़्यादा उसका क्षेत्रफल है, अमेजन बेसिन का जो सबसे ज़्यादा फैलाव है, वो अगर किसी देश में दोस्तों तो वो है ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील देश में आप देख रहे हो किस तरीके से एक जाल बनी हुई है अमेजन नदी की, अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों की। तो चलो दोस्तों, अब हम फिर से पढ़ना प्रारंभ करते हैं थ्योरी पार्ट को। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप फिर से मैप को देखो। यहाँ पर एक देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है मकर रेखा, और ये 0 डिग्री रेखा दोस्तों, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, जो भूमध्य रेखा है, और ऊपर 10 डिग्री रेखा, नीचे 10 डिग्री रेखा। तो अमेजन नदी जो है दोस्तों, बिल्कुल आपको जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास में ही देखने को मिल रही है। विषुवत रेखा ये है, और उसके ठीक नीचे, यानी कि उसका मुहाना जो है दोस्तों, वो जहाँ पे डेल्टा बनाती है, जहाँ पर ये नदी गिरती है समुद्र में, वो बिल्कुल विषुवत रेखा पर ही है। लेकिन अगर नदी की बात करें, नदी थोड़ा सा नीचे यानी कि दक्षिण क्षेत्र से निकल रही है, और अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास में ही है दोस्तों। अमेजन नदी जो है भूमध्य रेखा के पास से निकल रही है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की स्थिति को उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलती है और सूर्य सबसे ज़्यादा यहीं पर चमकता है। आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो ये दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होता है कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग जो होता है, उसको हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और भूमध्य रेखी, जैसे यहाँ पे देखा आपने कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश दोस्तों कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की स्थिति को कहा जाता है। लेकिन भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में स्थित स्थान को भूमध्य रेखीय स्थान कहा जाता है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो देखो दोस्तों, ये पश्चिम में यहाँ पर एक पर्वत है दोस्तों, और यहीं से ये निकल रही है अमेजन नदी। तो यहाँ पर इस पर्वत से निकलती है, और इस पर्वत से निकल करके दोस्तों यहाँ पर इस महासागर में गिरती है, जिसे अंध महासागर कहा जा रहा है। तो ये अंध महासागर में जा कर के गिर रही है। यहाँ पर देखो, आप ये लिखा है कि ये अंध महासागर में गिरती है। ये अंध महासागर इसी महासागर का जो अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का नाम है दोस्तों। तो ये अंध महासागर में जा कर के गिरती है। आगे देखते हैं, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि जब छोटी छोटी नदियाँ किसी बड़ी नदी में आकर के मिल जाती हैं, जिस जगह पर मिलती हैं वही जगह जो है उस नदी का मुहाना कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, किसी अन्य जलराशि में मिलती हैं, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि जिस जगह पर मिलती हैं वो जगह उस नदी का मुहाना होता है, या किसी भी जगह किसी भी जलराशि में जाकर के मिले। जिस तरीके से आप देख रहे हो अमेजन नदी यहाँ पे अपने एक जाल बनाए हुए सहायक नदी और मुख्य नदी के द्वारा बनाए गए जाल से बहुत सी जल लेकर के आती है, और यहाँ से दोस्तों इस अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये नदी अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर में मिलती है, तो ये उसका मुहाना होता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में, तो देखो दोस्तों यहाँ पर अमेजन नदी की जलराशि थी यहाँ पर, लेकिन आगे यहाँ पर अंध महासागर का जलराशि है। तो अन्य जलराशि में मिल रही है अमेजन नदी, तो जहाँ पर मिल रही दोस्तों नदी, उसी जगह को मुहाना कहा जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो सहायक नदियाँ, जो छोटी छोटी नदियाँ मुख्य नदियों में आकर के मिलती हैं, उसको सहायक नदी कहा जाता है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों,
बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों से अपवाहित होती हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों मैप में, आपने देखा यहाँ पे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू आदि सभी देशों से होकर के ये नदियाँ आती हैं और ये अमेजन नदी में मिल जाती हैं। क्या आप इस बेसिन में उपस्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखो दोस्तों, भूमध्य रेखा की अगर बात करें, भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजर रही, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इक्वाडोर से गुजरती है। इक्वाडोर के बाद दोस्तों कोलंबिया में, कोलंबिया के बाद ब्राज़ील। ये 3 ही देश हैं जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ने वाले, सिर्फ 3 देश हैं दोस्तों जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 मुख्य देश हैं और 3 ही देश हैं जहाँ पर ये विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। सहायक नदियों के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है। यह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यह नदी आसपास के क्षेत्रों से निकलती हैं और मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं। ये छोटी नदियाँ होती हैं और ये मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। देखो दोस्तों, सभी क्षेत्रों के पानी या जल को बहा करके ले जाती है वो बेसिन अथवा जल संग्रह कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो अमेजन नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कहा जाता है और सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है, सबसे बड़ी नदी भी है दोस्तों अमेजन नदी। अब जलवायु के बारे में देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जलवायु है। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। सीधी रोशनी पड़ने की वजह से दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होते हैं और वर्षा प्रतिदिन होने की वजह से यहाँ की जलवायु जो है दोस्तों नम और गर्म रहती है। गर्म धूप की वजह से रहती है, नम वर्षा की वजह से रहती है। अब एक रीजन और बनता है, क्योंकि जब यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा हो रही दोस्तों तो यहाँ पर पेड़ पौधे यानी कि वृक्षों यानी वनों की सघनता भी पाई जाती है। वनों की सघनता होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे वन जो होते हैं बहुत ही घने वन पाए जाते हैं। यहाँ का मौसम दिन एवं रात में दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। ये दोस्तों नम होने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। नम होने की वजह से यहाँ का मौसम आर्द्र जैसे महसूस होता है और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। जैसा मैं आपको बताया कि इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है दोस्तों, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यानी कि आप देखते हो पहले वर्षा होने के लिए बादल होता है, मौसम परिवर्तन होता है, बादल बनता है, उसके बाद बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिना किसी पूर्व चेतावनी के यहाँ पर वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे की वैसी ही बनी रहती है। देखो दोस्तों, मौसम चाहे जैसा हो, धूप चाहे जितनी हो, लेकिन रात का मौसम जो है रात में आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम वर्षा वन के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होता है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ के भूमि पर क्या होते हैं, बहुत पेड़ पौधे उग जाते हैं और यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है। देखो दोस्तों, जो जंगल है, इस जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं इतने घने हो जाते हैं, इतने घने हो जाते हैं कि वहाँ की पत्तियाँ जो हैं एक छत जैसे आकृति का निर्माण करती हैं, जिस वजह से नीचे जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती दोस्तों, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। तो दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पर वो प्रकाश रहित एवं नम होगा, यानी कि बिना प्रकाश के, और वहाँ पर जो नमी रहेगी पहले से उतनी नमी वही बनी रहेगी वहाँ पर। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया एवं बढ़ने की क्षमता हो।
छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो धूप आ नहीं रही है, धूप नहीं आने की वजह से अब यहाँ पर लगातार छाया बनी हुई है और यहाँ पर वही वृक्ष उग सकते हैं जिन वृक्षों में छाया में उगने की क्षमता हो और बढ़ने की क्षमता हो, वही वृक्ष यहाँ पर उग सकते हैं अमेजन बेसिन के जंगलों में। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर आर्किड और ब्रोमीलियाड पैदा होते हैं। तो देखो दोस्तों, ये परजीवी पौधे हैं। परजीवी पौधे में कौन से दो पौधे की बात हुई यहाँ पर आर्किड की बात हुई और ब्रोमीलियाड जैसे पौधे की बात हुई। तो ये परजीवी पौधे हैं और ये भी पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं अमेजन के जंगलों में। दोस्तों, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। तो देखो दोस्तों, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ पे प्राणी जात की प्रचुरता यानी कि अधिकता होगी, वहाँ पर अलग अलग तरीके के जीव जंतु भी देखने को मिल जाते हैं। टूकन, गोजन पंछी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, प्राणी जात है, उनकी प्रचुरता है, उनकी अधिकता है और अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि एक टूकन है, तो टूकन एक ऐसा पक्षी है दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये टूकन पक्षी है जिसकी चोंच बड़ी है, जिसमें बताया गया है कि बड़ी चोंच वाले पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और ऐसे पक्षी जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं जो भारत के में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से बहुत अलग हैं, उनसे बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर वर्षा अधिक हो रही, वहाँ के जंगल घने हैं, वहाँ पे जीव जंतुओं की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से भारत में पाए जाने वाले पक्षियों से सामान्यतः उनकी जाति प्रजाति अलग होगी। प्रजातियों में जो प्राणियों पाए जाते हैं दोस्तों, अगर प्राणियों की बात करिए उसमें बंदर हैं, संथाल एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, वहाँ पर बंदर पाए जा रहे हैं, संथाल पाए जा रहे हैं और चींटी खाने वाले टैपीर। तो दोस्तों, टैपीर जो होते हैं चींटी खाते हैं। ये आप इमेज देख रहे हो दोस्तों, ये है टैपीर जो चींटियों को खाते हैं, यानी कि चींटी को खाए जाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है प्राणियों में। तो क्या इन्हें प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है? बंदर को प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है। संथाल को देखा होगा दोस्तों आपने, जो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इंसानों की बात को समझते हैं और इंसानों के जैसे वो व्यवहार भी करते हैं, तो वो संथाल है दोस्तों। और यहाँ पर टैपीर है दोस्तों, टैपीर को भी इंसानों की श्रेणी में, यहाँ प्राणियों में रखा गया है। तो टैपीर भी एक जो यहाँ पर जीव है दोस्तों, वो भी यहाँ पर पाया जाता है जो चींटियों को खाता है। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ के कुछ ऐसे प्रजातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़ों भी इस बेसिन में निवास करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर घने जंगल है, तो बिल्कुल वहाँ पे बहुत से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते होंगे। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह अमेजन बेसिन जो है दोस्तों, साधारण रूप से समृद्ध है, असाधारण रूप से समृद्ध है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतुओं की विविधता पाई जा रही है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जा रहे हैं और ये उसमें बहुत विविधता देखने को मिलती है, इसीलिए असाधारण रूप से समृद्ध है। आप यानी कि यहाँ पर बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं और ये जंगल बहुत बड़ा है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर आर्किड और ब्रोमीलियाड। तो ब्रोमीलियाड जो परजीवी पौधा होता है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। ब्रोमीलियाड जो पौधा होता है, एक विशेष प्रकार का पौधा है। अब विशेष प्रकार का पौधा क्यों है? क्योंकि ये अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, यानी कि जो उसकी पत्ती होती है वो ब्रोमीलियाड अपने ही पत्ती में जल को बचा करके रखता है। और इसे क्यों होता है दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, यानी कि जो ब्रोमीलियाड का पत्ता होता है जिसमें जल रहते हैं, उसमें मेढक अपने अंडे देने का काम करता है और उसमें मेढक अपना अंडा दे सकता है। ऐसा कुछ क्रिया होता है देखो दोस्तों, कि मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अपने अंडा देने के लिए करते हैं, यानी कि जब वो जल बचा रहता है वहाँ पर, तो उसका उपयोग मेढक करते हैं दोस्तों अपना अंडा देने के लिए। तो इस प्रकार से हमने ब्रोमीलियाड को भी देख लिया कि ब्रोमीलियाड किस प्रकार से कितना उपयोगी होता है। और ये आर्किड और ब्रोमीलियाड ये भी दोस्तों ये परजीवी पौधे हैं जो अमेजन के बेसिन में पाए जाते हैं।
आगे देखते हैं वर्षावन के निवासी। वर्षावन के निवासी के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है, इसको देखते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर खेती करने के लिए तो मैदान क्षेत्र पाए नहीं जाते। अब खेती करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए मैदानी क्षेत्र, या जो जंगलों में रहते हैं उनको चाहिए एक सपाट खेत, वहाँ जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो। लेकिन यहाँ पर तो बहुत वृक्ष पाए जाते थे। ये लोग क्या करते हैं कि उन वृक्षों को काट देते हैं, उन वृक्षों को काट करके भोजन के लिए फसल उगाते हैं वहाँ पर। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। जो अमेजन बेसिन के में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के पुरुष आप देख रहे हो कि वहाँ के पुरुष जो है शिकार करते हैं और नदियों में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अमेजन नदी बहुत बड़ी है, अमेजन नदी का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, और वहाँ पर ये लोग मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। और महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो देखो दोस्तों, जो फसलों का ध्यान रखने वाला काम है महिलाएं कर रही हैं, ना कि पुरुष कर रहे हैं। पुरुष मछली पकड़ रहे हैं और शिकार कर रहे हैं, और महिलाएं वहाँ पर दोस्तों फसल उगाने या फसल का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, तो देखो दोस्तों मुख्यतः टेपियोका, अनास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो ये मुख्य फसलें जो इनकी हैं, ये है मुख्य फसलें। टेपियोका, अनास और शकरकंद जैसे फसलें ये लोग उगाते हैं, अमेजन बेसिन में रहने वाले लोग, या आप कह सकते हो वर्षावन में रहने वाले लोग, वर्षावन के निवासी ऐसे कुछ फसलें उगाते हैं। क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपना परिवार का भरण पोषण करती हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसा होता है, मछली पकड़ने के लिए पुरुष जा रहे हैं, शिकार करने के लिए पुरुष जा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मछली मिले ही मिले, शिकार किया ही जा सके। ऐसे में घर पर जो महिलाएं रहती हैं वो साग सब्जी उगाने का काम करती हैं, ताकि अगर मछली या फिर शिकार ना हो सके तो अपना जीवन यापन करने के लिए जो साग सब्जी उन्होंने अपने घर के आसपास खेतों में उगाई है उसी से अपना भरण पोषण कर सके। और वे जो है दोस्तों महिलाएं, वे कर्तन एवं दहन का प्रयोग करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि वर्षावन के निवासी जो होते हैं किस प्रकार की कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। तो कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। कर्तन एवं दहन की पद्धति क्या है और किस तरीके से की जाती है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपने भी देख लिया था अभी ऊपर कि सबसे पहले वो लोग जंगलों को काटते हैं, जंगल में पेड़ पौधे झाड़ियों को काटते हैं। इस प्रकार से कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में झाड़ियों एवं वृक्षों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है, फिर उनको जलाया जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे उन्होंने काटा है उस पेड़ पौधे को सूख जाने के बाद उसको जला देते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों जब वो सूख जाएगी, सड़ जाएगी, तो उसके पोषक तत्व जो है मिट्टी में ही मिलते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। यानी कि जब वो खेत बन जाता है दोस्तों, मैदान बन जाता है, वो खेत बनाने के बाद उस पर कुछ वर्षों तक उस भूमि पर जहाँ पर उन्होंने पेड़ पौधे को काटा था, जहाँ उसको उपजाऊ बनाया था, उसको उस पर कुछ वर्षों तक उस पर खेती करते हैं, जब तक उसमें पैदावार की क्षमता होती है। जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग में मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा बहुत से किसान जो है दोस्तों मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के खादों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों खादों का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार अगर मिट्टी के आप वहाँ पर कुछ उगाते हो तो उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और उसमें उर्वरता की क्षमता कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इसलिए जब वहाँ पर उर्वरता खत्म हो जाती है, पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, तो इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर साफ किया जाता है। तो देखो दोस्तों, जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता यानी कि वहाँ का पोषक तत्व उस मिट्टी की समाप्त हो गई, तो ये लोग उस स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाते हैं। फिर वहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियों को काटते हैं, वहाँ पर
ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं और फिर उसी तरीके से कर्तन एवं दहन पद्धति को खेती करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो देखो किस तरीके से ये लोग खेती कर रहे हैं दोस्तों। पहले जंगलों को काटते हैं, जंगलों में झाड़ियों पेड़ पौधों को काट करके सुखाते हैं, मतलब साफ करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। कुछ वर्षों के बाद वो उपजाऊ, वहाँ की उर्वरता खत्म हो जा रही, फिर दूसरी जगह पर जा रहे हैं और जो जगह छूट जाती है वहाँ पर भी आप देख रहे हो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं। फिर उसको जुताई करके फिर उसको उपयोग में लाते हैं। कुछ इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक दिक्कत और आती है कि धीरे धीरे जंगल भी समाप्त हो जाता है। आप वृक्षों को काट रहे, वृक्ष तो लगा नहीं रहे हो। अगर वृक्ष काटोगे लगाओगे नहीं तो दोस्तों उसकी कमी आएगी। ऐसे में जंगल भी कम हो रहे हैं, जंगलों में पेड़ पौधे भी कम हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, कर्तन एवं दहन खेती के बारे में देख रहे थे, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति को पढ़ रहे थे। तो कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कुछ इस तरीके से होती थी जैसा भी आपने यहाँ पर देखा। इसका मुख्य आहार मेनियोक, यहाँ के जो लोग थे दोस्तों मेनियोक या जिसे आप कहवा कह सकते हैं, इस प्रकार के आहार इनके होते थे। और इसमें होता क्या था दोस्तों, यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। तो ये आलू की तरह होता है दोस्तों, जो ज़मीन के अंदर होता है और इसी की खेती ये लोग करते थे। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। देखो दोस्तों कुछ अन्य प्रकार की भी खेती हो रही है। काफ़ी, मक्का और कोको आदि फसलें भी नकदी फसलें उगाते हैं। और ये चींटियों की रानी के अंडकोश भी एवं अंडकोश भी खाते हैं। तो इनके जो रहन सहन का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, तो कुछ इस तरीके से था दोस्तों जिसको हमने यहाँ पर अभी पढ़ा। अब इनके रहन सहन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पर वन अधिक होंगे वहाँ पर घर बनाने के लिए आसानी से लकड़ी मिल जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि जो वर्षा वाले वन है दोस्तों वहाँ पर अधिक वन पाए जा रहे हैं, अधिक पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। तो इन पेड़ पौधों से अधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी भी प्राप्त हो जा रही है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। और जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिसका छत तीव्र ढाल वाले होते। देखो दोस्तों जो वहाँ पर मकान बनते थे उसे क्या कहा जाता था, मलोका कहा जाता था। मलोका कहे जाने वाले बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं जिसका छत जो है दोस्तों तीव्र गति और ढाल वाला होता है। हमने यहाँ पर दो प्रकार के घरों के बारे में देखा, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनाते थे दोस्तों और दूसरा मलोका आकार का जिसकी छत बहुत तीव्र गति की ढलान हुआ करती थी। आगे देखते हैं, अमेजन बेसिन के लोग का जीवन धीरे धीरे बदलता रहा, यानी कि बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था, यानी कि इन बड़े जंगलों में, इस अमेजन जंगलों में जाने के लिए सिर्फ नदी के रास्ते जाया जा सकता था और कोई रास्ता नहीं था दोस्तों, क्योंकि इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है। क्योंकि आपने देखा वहाँ पे वनों की सघनता पाई जा रही और ज़मीन के नीचे दोस्तों आपको धूप नहीं दिखाई दे रही। अगर धूप नहीं आएगी दोस्तों तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा और अंधेरे में आप किस तरीके से चलेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो कुछ ऐसी दिक्कतें थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नदी के रास्ते से आना जाना हो सकता था। नदी ही एक रास्ता था जहाँ से आप आ जा सकते थे। लेकिन 1970 में दोस्तों ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन में काफ़ी भागों तक पहुंचना संभव हो सका। तो देखो दोस्तों जो वहाँ पे ट्रांस अमेजन मार्ग बना वो 1970 में बना और ये 1970 में अमेजन महामार्ग बनने की वजह से दोस्तों वहाँ पर आना जाना कुछ संभव हो सका और कुछ भागों तक लोगों की पहुँच हो सके और वहाँ पर लोगों ने आना जाना प्रारंभ कर दिया। अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जंगल बहुत बड़ा है, जंगल बहुत सघन है, इसलिए वहाँ पर गाड़ी हर जगह नहीं पहुँच सकती। इसलिए हवाई जहाज़ों का भी प्रयोग है और हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा।
तो देखो दोस्तों, ये सभी प्रक्रिया, ये दिक्कतें थी क्योंकि वहाँ पर जाया नहीं जा सकता था, वहाँ के लोग पेड़ों को काट रहे थे, वहाँ पे लोग जो है उनका रहन सहन बहुत अच्छा नहीं था। इस वजह से दोस्तों वहाँ के मूल निवासियों को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर बड़े क्षेत्रों में बसाना पड़ा और वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये वहाँ पे अपने पौराणिक तरीके से खेती भी करते थे और ये सारी दिक्कतें थी, वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था, वहाँ पे संसाधन नहीं मिल पाते थे। इन सभी वजह से दोस्तों वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको निकाल कर दूसरे क्षेत्रों में इन्हें बसा दिया गया। आगे देखते हैं, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप भी जानते हो कि विकास की जो रफ्तार चल रही है, अभी विकास की जो गतिविधियां अभी चल रही है, इन सभी कारणों से दोस्तों आप देखते हो जंगलों को बिल्कुल काटा जा रहा है। बिल्कुल इस पर बहुत सरकार द्वारा बहुत से योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन लोग पेड़ पौधों को अभी भी काट रहे हैं और इससे दिक्कत ये आ रही दोस्तों कि धीरे धीरे जंगल जो है नष्ट हो जा रहे हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से भी कर्तन दहन खेती के बारे में आपने पढ़ा, उसमें भी वनों की कितनी कटाई होती होगी। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। जो चित्र 8.6 में दिखाया गया है, यहाँ पर यही दिखाया गया है दोस्तों। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह सकती है। बिल्कुल ऐसा होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है दोस्तों वो बह सकती है, क्योंकि वर्षा से मिट्टी बहुत कटती है अगर वहाँ पर पेड़ पौधे या झाड़ियाँ नहीं पाई जाएँ तो, एवं सघन वन बंजर भूमि में भी बदल जाती है, क्योंकि दोस्तों उसमें पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बंजर का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से अमेजन नदी के बारे में हम लोगों ने देखा। अमेजन नदी जो है दोस्तों, अमेजन नदी बेसिन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कितना सघन जंगल है, वर्षावन है, वहाँ के निवासी किस प्रकार से कर्तन दहन खेती करते हैं, वहाँ पर जाना कितना मुश्किल था। 1970 में दोस्तों ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण होता है और वहाँ के लोगों को निकाल करके बाहर जो है शिफ्ट किया जाता है वहाँ, और वहाँ पर कितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के वृक्ष पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर कितनी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा अमेजन बेसिन के बारे में, अमेजन नदी के बारे में। आप देख सकते हो ये मैप दक्षिणी अमेरिका का मैप है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का ये मैप है और ये दक्षिणी अमेरिका दोस्तों आप देख रहे हो 10 डिग्री उत्तर से लेकर के दोस्तों आप देख रहे हो 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के नीचे तक फैला हुआ है दोस्तों। ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। लेकिन अगर हम अमेजन नदी बेसिन की बात करें दोस्तों, तो आप ये देख रहे हो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा दोस्तों, जो 10 डिग्री उत्तरी से लेकर के और यहाँ पर 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में स्थित है दोस्तों। यानी कि 10 डिग्री उत्तरी से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी तक के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा बेसिन कहा जाता है, भूमध्य रेखा क्षेत्र कहा जाता है और उसी के बीच में ये स्थित है। अगर हम बात करें अमेजन नदी की दोस्तों, तो अमेजन नदी का क्षेत्रफल जो है, अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा ब्राज़ील शहर में आता है। ब्राज़ील एक दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और उसी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यानी कि सबसे ज़्यादा फैलाव इस बेसिन का पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत है और इसी पर्वत से दोस्तों ये नदी निकल के आती है। मैं आपको दूसरे मैप में दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि ये यहाँ पर कौन सा पर्वत है और जिस पर्वत से ये अमेजन नदी निकलती है। तो ये पर्वत है दोस्तों जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, जिसे कहते हैं एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पर्वत है और ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका के पास जो एंडीज पर्वत है दोस्तों, उसके दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत दोस्तों आप देख रहे हो पश्चिमी घाट पर है और ये अमेजन नदी यहीं से निकलती है और यहाँ से निकल करके दोस्तों आप देख रहे हो पूर्वी घाट पर जाती है, यानी कि पूर्व की दिशा में जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर कहा जाता है, यहाँ पर ये अपना जल गिराती है दोस्तों। तो आप देख रहे हो किस पर्वत से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है और किस महासागर में जाकर के गिरती है। तो कुछ इस
प्रकार से आज हमने दोस्तों अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा, जो मैं एनसीईआरटी की बुक 7th क्लास की 8th चैप्टर लेकर के आया था दोस्तों। आज हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर के अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।